आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.2 का पहला भाग, जिसमें हम करेंगे इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 3 को हल। इससे पहले हमने प्रश्नावली 13.1 के सभी 9 प्रश्नों को 3 भागों में हल किया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अगर आपने किसी कारण से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्रश्नावली 13.1 के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हमें प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करना है। तो हम इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 सोल्व करेंगे, जहाँ हमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। सारणी के अंदर हमें आयु दे रखी है वर्षों में और यहाँ पर आयु का अंतराल दिया हुआ है। इसके अलावा रोगियों की संख्या भी हमें दे रखी है। आगे प्रश्न में पूछा गया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य के सवाल हमने प्रश्नावली 13.1 में खूब कर लिए थे, आपको अच्छी तरह से उसका अभ्यास भी हो गया होगा। और अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है बहुलक को ज्ञात करना। हालांकि मैं इस दोनों प्रश्नों के अंदर, इस प्रश्न में दोनों ही चीज़ें आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन बहुलक किस प्रकार से हल किया जाता है बहुलक का सवाल, और इसको करने का आसान तरीका है, बिल्कुल कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। ना तो बड़ी बड़ी सारणी बनानी है। माध्यम में हमने काफ़ी लंबी लंबी सारणियाँ बनाई थी, 6-6 कॉलम वाली, लेकिन यहाँ बहुलक में तो सारणी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आपको ये जो सारणी दे रखी है ना, दो यहाँ पर आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, इनके 2 कॉलम बना लेने हैं बस। और उसके बाद सारणी के अंदर और आगे कुछ नहीं करना। छोटा सा हमें यहाँ पर सारणी को देखकर आगे इसको सोल्व करना होता है, वो आगे हम प्रश्न में बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं प्रश्न की। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इस प्रश्न को डिटेल में देखोगे तो। चलिए इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल का जो पहला ही हमारे पास खाना दिया हुआ है, यहाँ पर भरेंगे आयु वर्षों में और ये वाले आंकड़े इसमें फिल कर लेंगे। दूसरे वाले खाने में रोगियों की संख्या भरेंगे और ये वाले आंकड़े इसमें फिट कर देंगे। तो चलिए हम इनको फिल करके फिर आगे करते हैं। तो इस तरह से हमने सारणी के अंदर जो डाटा था वो हमने फिल कर लिया। अब आपको बहुलक में सबसे पहला काम करना होता है, ये जो रोगियों की संख्या यानी कि बारंबारता दे रखी है हमें, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में से सबसे बड़ा मान कौन है? 23 का। तो हमें इस 23 को ही काम में लेना है और ये 23 के सामने जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, हम इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। बॉक्स में ना भी बंद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से हमें बॉक्स में बंद कर देना चाहिए इसको। अब यहाँ 2 लाइनें नोट करनी है। वो 2 लाइनें क्या है? एक तो है सबसे बड़ी बारंबारता। ये क्या है? रोगियों की संख्या f यानी कि बारंबारता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है हमारे पास? 23। इसको हमने यहाँ लिख दिया। इस 23 के आधार पे 23 के सामने जो हमें आयु दे रखी है, ये हमारा क्या है? बहुलक वर्ग अंतराल है। यानी हमारा जो बहुलक आएगा वो 35 और 45 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ लिख दो, अतः बहुलक वर्ग अंतराल। बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो बहुलक वर्ग अंतराल लिखना है। और अगर माध्यक ज्ञात कर रहे होते तो माध्यक का कोई और तरीका होता है, उसमें हमें यहाँ पर माध्यक वर्ग अंतराल लिखना होता। बहुलक यहाँ पर आएगा वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग अंतराल कितना है? 35 से 45। हमारा आंसर 35 और 45 के बीच में आएगा इस प्रश्न का। ठीक है। अब इतने के करने के बाद में अपने को यहाँ पर 5 अलग अलग वैल्यू लिखनी है। कौन कौन सी वैल्यू है? एक तो है f0, एक है f1, f2, l और h। ये 5 मान बहुलक के लिए लिखने होते हैं, क्योंकि इनको हमें सूत्र में काम में लेना होता है। सूत्र में ये सारे ही सारे मान काम में आते हैं। तो हमें यहाँ पर इनके मान लिखने हैं। अब ये मान को कैसे निकालेंगे? सारणी से देख के निकलेंगे ये मान। ध्यान से समझना। सबसे पहले हम f1 को ज्ञात करेंगे। f1 यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो मान था बारंबारता का, वो f1 है। कितना? 23। ठीक। इसके जस्ट ऊपर क्या है? f0। तो 23 के जस्ट ऊपर 21 है, तो ये f0 हो जाएगा।
23 के जस्ट नीचे F2 है, तो 23 के नीचे इधर वाला मान 14 वो F2 हो जाएगा। F0, F1, F2 ये वाले मान यहाँ से हमने तीनों लिख लिए। ठीक, अब L और H। L क्या होता है? जो हमारा वर्ग अंतराल था उसकी निम्न सीमा। दो सीमाएं होती है किसी भी अंतराल की, एक होती है निम्न सीमा, दूसरी ऊपरी सीमा। निम्न सीमा छोटे वाला मान, ऊपरी सीमा बड़े वाला मान। ये जो छोटे वाला मान है ये हमारा निम्न सीमा यानी L है, और H क्या होगा? इन दोनों के बीच में अंतराल है वो H होता है। 35 और 45 में 10 का अंतराल है, तो यहाँ H का मान 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल ली, F0, F1, F2, L और H। अब हमें फार्मूला लगाना है बहुलक ज्ञात करने का और इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो फार्मूला लिखते हैं नए पेज पर, यहाँ लिखो, अतः बहुलक बराबर बहुलक का सूत्र याद रखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में इसके 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके सारे के गुणा में H। ठीक है, अब पिछले पेज से इसके मान लिखेंगे। L का मान 35 प्लस F1, पहले ब्रैकेट लगा लो, अब ऊपर है F1, F1 कितना था? 23 था, माइनस F0 21, इसके बाद है 2F1 यानी कि 2 गुणा 23, फिर माइनस F0 21 माइनस F2 कितना था? पिछले पेज पे एक बार चलते हैं, F2 शायद 14 था, F2 14 है तो यहाँ लिख देते हैं 14 और गुणा में H था 10। ठीक है, सारे मान रख दिए, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले 35 में हमने कोई चेंज नहीं किया, 35 का 35 प्लस ब्रैकेट के ऊपर 23 में से 21 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। इधर 2 का गुणा 23 से करना है तो 23 का डबल कर दो, 23 दूना 46 और माइनस का निशान। इन दोनों का हमेशा जोड़ करना है, 21 और 14 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस के हैं ये भी माइनस के हैं, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 35 और इसके गुणा में है 10। अगले स्टेप में 35 प्लस 2 का गुणा होगा 10 के साथ तो ये आ जाएगा 2 है 20 और बटा में आ जाएगा 46 में से 35 घटाएंगे तो 11। इस तरह से हमें मिल जाएगा 35 प्लस 20 में 11 का भाग देना है। अब तो 20 में 11 का भाग दे देते हैं, रफ में इधर थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। 20 में भाग दे रहे हैं 11 का, तो 11 एकम 11 एक पर चला जाएगा पूरा पूरा इसमें भाग 20 में 11 का, तो 9 बच जाएंगे शेष। पॉइंट लगाते ही ये बन जाएगा 90। अब 90 में भाग देंगे जब 11 का तो 8 तक जाएगा, 11 8 88, शेष बच जाएगा 2 का फिर 20 बन जाएगा, तो 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, फिर से आ जाएगा 9 का 90, फिर 11 8 88, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, 1.818181 ऐसे चलता जाएगा। तो हमें तो केवल 2 अंकों तक उत्तर चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.8। अब 1 नहीं लिखना यहाँ, क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 1 के बाद जिस अंक को हम छोड़ने जा रहे हैं ये वाला अंक 5 से बड़ा है, तो ये 5 से बड़ा है तो इस इधर 1 ऐड हो जाएगा, 2 बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.82। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 में 1 जोड़ेंगे 36, 36.82। कितना आंसर आया? 36.82। तो यहाँ लिख दो 36.82 या 36.82, नीचे लिख दो अतः बहुलक आयु बराबर 36.82 वर्ष। आंसर ये हमने बहुलक आयु ज्ञात कर ली। अब इसका दूसरा पॉइंट था कि माध्य भी ज्ञात करना है, तो माध्य का सवाल करते हैं। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम जो शुरू में हमारे पास आंकड़े दिए हुए थे उन आंकड़ों को हमने अब क्या करना है, ये वाले जो आंकड़े हैं स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं क्वेश्चन के शुरू में, इनको हमने ले लेना है। पहले 2 कॉलम तो एज इट इज बनेंगे, उसमें भी चाहे माध्य कर रहे हो चाहे माध्य कर रहे हो चाहे बहुलक, जो सवाल दिया होता है उसके 2 खाने तो वैसे के वैसे ही बनाने होते हैं। तो ये 2 खाने हम बना लेते हैं, यहाँ पर अलग से हम पेज ले लेते हैं इसका।
तो यहाँ पर आप देखिए हमने आयु वर्षों में रोगियों की संख्या लिख ली है। अब तीसरा खाना बनता है माध्य ज्ञात करने में मध्यमान का। तो हम तीसरा खाना मध्यमान का यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे मध्यमान, यहाँ लिख देंगे मध्यमान, और मध्यमान को लिखा जाता है x से। और x लिखने का मेथड आसान है बिल्कुल ज्ञात करने का। सब में अंतराल 10-10 का है, तो 10 का आधा कर दो 5, 5-5 यहाँ पर जोड़ते जाओ इधर वाली साइड पे, तो हमारा मध्यमान आ जाएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 के बाद में यहाँ 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 25 में 5 जोड़ दिए 30, ऐसे ही 35 में 5 जोड़ दिए 40, 45 में 5 जोड़ दिए 50, और 55 में 5 जोड़ दिए 60। ये वाले मान आ गए हमारे मध्यमान। ठीक है, इसके बाद अगला खाना होता है हमारा एक और खाना, इस तरह से। अब इसमें भरना क्या है, या तो डी भरेंगे या इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले तो इन दोनों का गुणा देखो हम कर सकते हैं, तो हम प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। प्रत्यक्ष विधि में एफ और एक्स का डायरेक्ट गुणा होता है। तो यहाँ पर इनका गुणा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आंकड़े काफी बड़े हैं, तो हम इनका गुणा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, ए क्या होता है हमारा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए को यहाँ ऊपर भी लिख देना चाहिए, क्या होगा कल्पित माध्य, इस मध्य मान वाली मानों में से कोई एक मान होता है, और वो कौन सा होता है, इनके बीचों बीच आने वाली वैल्यू। तो बीचों बीच कौन सी वैल्यू आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यू है। तो अगर हम 3 नीचे छोड़ दें 3 ऊपर छोड़ दें, तो बीच यहाँ इसके बीचों बीच यहाँ बनता है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तब उस स्थिति में चाहे तो हम ऊपर वाला मान ले लें, चाहे ले लें नीचे वाला मान, ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला वैल्यू लेने का एक रीजन होता है कि ये वैल्यू जो अगर ले लेते हैं तो माइनस के मान जो ऊपर होते हैं वो थोड़े रह जाते हैं, नीचे प्लस के मान होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ये आगे आप समझोगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं ए को 30। अब यहां मान कैसे भरने हैं, फार्मूला जरूर लिख दिया। यहाँ पर डी का सूत्र होता है एक्स में से ए को घटाना होता है, यानी कि 10 में से भी 30 को घटाना है, 20 में से भी 30 को घटाना है, 30 में से भी 30 को घटाना है, 40 में से भी 30 को घटाना है, ऐसे घटाते जाना है। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको सीधी ट्रिक बता दूंगा। यहाँ इसके बराबर में लिख दो 0। ठीक है, जो हमारा कल्पित माध्य है उसके बराबर में 0, और नीचे क्या भरोगे, कितने कितने का अंतराल था, 10-10 का था, तो 10 का पहाड़ा लिख दो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और 10 दिए 30। सेम ऊपर भी 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के। ठीक है, इस तरह से हमने इनके मान यहां निकाल दिए। अब आप यहां देखो, क्या हम एफ और डी का डायरेक्ट गुणा कर दें, तो अभी भी हमें उत्तर बड़ा लग रहा है, इधर वाली वैल्यू भी काफी बड़ी है, ये भी बड़े दिख रहे हैं मान, तो हम गुणा नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं, इसमें एक नया कॉलम जोड़ लेते हैं u का। हम इसको पग विचलन विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से नहीं करेंगे। तो u के अंदर हमें निकालना होता है यहाँ u, जिसका सूत्र होता है d/h। अब u कैसे निकाला जाता है, इसका तो कोई आपको कुछ नहीं करना, 0 के सामने 0 लिखना है, आगे नीचे इधर 1 2 3 ऐसे काउंटिंग भरनी है, ऊपर भी 1 2, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के लिखने हैं। ये डी निकालना सबसे आसान तरीका होता है। अब हम एफ और यू का गुणा आसानी से कर लेंगे। यू निकालना सबसे आसान है, इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा हमें, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। अब हम लास्ट कॉलम इसमें बनाएंगे एफ का यू से गुणा का, तो यहाँ लिख दो एफ गुणा यू, एफ का यू से गुणा, ये एफ है ये यू है, इनका गुणा करेंगे। 6 का गुणा -2 से करेंगे, माइनस के 12। 11 का गुणा -1 से करेंगे तो 11 माइनस के। 21 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 23 का गुणा 1 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। 14 का गुणा 2 से करेंगे, 14 दूना 28 आ जाएगा। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 दिए 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ मान निकालने होते हैं, इसमें सिग्मा एफ निकालना होता है, सिग्मा एफ, और एक निकालना होता है सिग्मा एफ गुणा यू, या सिग्मा एफ यू लिख देते हैं इसको। ये दो वैल्यू निकालनी है, तो इनका तो जोड़ करना पड़ेगा, इनका भी जोड़ करना पड़ेगा। तो इनका जोड़ करते हैं, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20, 20 का 0, हासिल बच गई 2।
2 हासिल और एक ये 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, तो जोड़ आ गया 80। इधर वाली साइड जोड़ करना का थोड़ा अलग तरीका है, माइनस वालों का अलग जोड़ करो, माइनस के 12 और माइनस के 11, माइनस के हो गए 23, और प्लस वाले ये सारे हैं, तो प्लस वाले इधर इनका जोड़ करेंगे, 3 और 8 11, 5 16, 16 का लग गया 6, और 2 2 4 और एक 5 और एक हासिल 6, 66 आ गया। अब 66 तो है प्लस के, ज़्यादा है ये 23 से, 23 माइनस के है, तो माइनस वाली संख्या छोटी है, 66 में से 23 घटाएंगे तो 43 आएगा प्लस का। ठीक है, ये हमारी सारणी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब सारणी कंप्लीट होने के बाद में अब हम यहाँ माध्य निकालेंगे, माध्य का सूत्र लगाकर नीचे लिख देंगे, अतः माध्य कौन सी विधि से, ब्रैकेट में विधि लिख दो चाहे पहले विधि का नाम लिख दो, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और गुणा में h। यहां पर मान रखेंगे, a का मान 30 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 43 बटा में सिग्मा एफ 80 और गुणा में h का मान 10। 80 की एक जीरो, 10 की एक जीरो से कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 43 बटा 8। ठीक है, इसको हम इधर हल कर लेते हैं, आपके पास अगर जगह हो तो आप नीचे पेज पे करना। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 43 बटा 8, यानी 43 में 8 का भाग लगाओ, तो हम यहाँ थोड़ा सा भाग दे लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे 43 में 8 का भाग, तो 5 पे चला जाएगा पहले पूरा, 5 8 40, 3 बच गया, 3 के यहाँ अगर 5 के आगे पॉइंट लगाते ही जीरो लग जाएगी, तो 3 8 24 होता है, तो ये आ जाएगा 3 पे 24, बच गया कितना 6, 6 और जीरो 60, तो 7 8 56 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 56, फिर यहाँ आ जाएगा 4 जीरो, तो यहाँ पर 8 पंजे 40, पूरा पूरा भाग चला गया, 5.375, ये आंसर यहाँ लिख देंगे 5.375। जोड़ करना है तो 35 में 5 जुड़ जाएगा, 30 में 5 जुड़ जाएगा, सॉरी 35, और 35.375 लास्ट में लिख दो। अतः माध्य आयु बराबर 35.375 वर्ष आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। यहाँ पर हमें सूचना दे रहे हैं, ये जीवन काल दिया हुआ है और बारंबारता भी नीचे दे रखी है। आगे पूछा गया है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस क्वेश्चन में भी बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में हमें इसी सारणी को थोड़ा खड़े रूप में लिखना होता है, तो इसी के लिए हम एक यहाँ पर बना लेते हैं सारणी, जिसमें हमें यहाँ पर ये जो मान दिए हुए हैं इन्हीं को लिखना होगा। पहले खाने में यहाँ लिखना है जीवन काल, जीवन काल घंटों में, और अगले कॉलम में बारंबारता, बारंबारता यानी एफ। मान फिल कर लेते हैं इसमें। यहाँ मान लिख लेने के बाद अब हमें इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, जो कि है 61। इस 61 वाले खाने को हमने यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हम इस खाने के अंदर इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 61। तो इसके आधार पे बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल आ जाएगा 61 के सामने है 60 से 80, 60 से 80। अब
यहाँ पर 5 वैल्यू अपने को लिखनी होगी, F0, F1, F2, L और H। इन पांचों वैल्यू को यहाँ से देख के लिखना है। सबसे पहले F1 को देखेंगे। F1 क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता, जो कि 61 है। 61 के जस्ट ऊपर 52 है, जो कि F0 का मान होगा, और 61 के नीचे वाला मान 38 F2 का मान होगा। ठीक। L क्या होगा? बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, जो कि 60 है, और अंतराल H, इन दोनों का अंतर 20 का है, तो ये अंतराल भी H का मान 20 हो गया। अब इसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा फार्मूला इन मानों के आधार पर क्या आएगा। नीचे लिखेंगे अतः बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इस फार्मूले के उपयोग से हम आगे सवाल हल करेंगे। L का मान 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 और बटा में 2F1 यानी कि 2 इंटू 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 कितना है दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। F2 है हमारे पास 38, तो 38 वहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दो 38 गुणा में H का मान तो 20 है ही। अब सोल्व करो। सबसे पहले 60 वैसे का वैसा, ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या आया, 61 में से 52 घटा दिए 9 आ गया। 2 का गुणा 61 से करेंगे तो 61 का डबल 122 होता है, माइनस 52 भी माइनस के हैं, 38 भी माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस के हो जाएंगे 90 और गुणा में इसके 20। ये आ जाएगा 60 प्लस 20 का 9 से गुणा करेंगे 180 बटा में 122 में से 90 घटाएंगे तो 32 बच जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों आपस में कटेंगे, 90 हो जाएगा 180 का आधा और 16 हो जाएगा 32 का आधा। इसका आधा और कर दो, ये हो जाएगा 45 और इसका आधा कर दो 8, यानी अंततः हमारे पास क्या आ गया, 60 प्लस 45 बटा 8 आ गया। 45 में 8 का भाग देके 60 में जोड़ करना है, तो रफ कार्य करेंगे यहाँ थोड़ा सा। 45 में 8 का भाग लगाना है, तो 8 पंजे 40, 5 बच गया, इसको बना देंगे 50 पॉइंट लगाकर। 6 8 48 होता है, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6, 2 के आगे एक जीरो लगा सकते हैं, 2 8 16 और बच जाएंगे कितने, 4, 4 का 40 बन गया, 5 8 40, पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये हो जाएगा 60 प्लस इसका भाग दिया कितना आया, 5.625, तो ये आएगा 60 और 5 65.625। लास्ट में लिख दो अतः बहुलक जीवन काल 65.625 वर्ष आंसर। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे इस प्रश्नावली का। निम्न आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ही ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये सारणी जो बनी हुई है, हमारे को ऐसी ही सारणी बनानी थी और बिल्कुल ऐसी सारणी बुक के अंदर बनी हुई है, तो आप फेयर कॉपी में जब सवाल करोगे तो यही सारणी दोबारा बनाओगे, या ऐसे करना कि प्रश्न में सारणी ना बना के सीधा एक ही बार बना देना। अब अपने भी यहाँ पर बार बार मेहनत ना करके इसी सारणी को देख लेंगे। सबसे बड़ी ये सारणी बनने के बाद में सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है इन मानों में से, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, 40 है। ये जो 40 वाली वैल्यू है ये इसके सामने, इसको हम पूरे को एक ब्लॉक में बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने मान ले लिया। अब इसके बाद यहाँ सामने क्या लिखना होता है, सामने हमें लिखना होता है यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता। तो लिखो सबसे बड़ी
बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 40। लास्ट में लिख दो अतः बहुलक वर्ग अंतराल। हम पहले बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो बहुलक वर्ग अंतराल लिख लो, माध्य बाद में ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग अंतराल 40 के सामने यहाँ कितना है 1500 से 2000, 1500 से 2000, ये हमारा बहुलक वर्ग अंतराल है। ठीक, अब हमें यहाँ पर 5 वैल्यू लिखनी है। एक तो लिखनी है f0, एक लिखना है f1, एक लिखनी है f2, एक लिखनी है l और अंतिम है h। ये 5 वैल्यू हमने यहाँ से भरनी है। तो f1 तो हो जाएगा सबसे बड़ी बारंबारता 40, इसके ऊपर है 24 जो कि f0 हो जाएगा, 40 के नीचे है 33 जो कि है f2। l आपको बताया था इन दोनों की जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की वो है l यानी 1500, और इनका जो अंतर है 500 का वो है हमारा h। ठीक है, ये मान हमने यहाँ पर फिल कर लिए हैं, सारे मान हमें पता चल गए। अब हम इसको फार्मूले के द्वारा बहुलक को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे हम अतः बहुलक बराबर l प्लस ब्रैकेट ऊपर है f1 माइनस f0 और बटा के नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। मान रख देंगे अब इसमें l का मान 1500 प्लस f1 का मान 40 माइनस f0 का मान, दोबारा चलते हैं देखते हैं, याद नहीं रहते इतनी देर तक। यहाँ पर हमारे पास जो मान है f0 का 24 है, f2 का 33 है, ये 1500 और 500 ये तो याद रहेंगे। चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पर हमें f0 का मान 24 बटा 2f1 यानी कि 2 गुणा 40, फिर माइनस 24 हो जाएगा f0 और f2 का मान है 33 और गुणा में h का मान 500। सारे मान भर लिए। अब इसको आगे देखो 1500 का 1500 प्लस 40 में से 24 घटाएंगे 16 बच जाएंगे, और बटा में 2 का 40 से गुणा किया 40 का डबल 80 माइनस इन दोनों का जोड़ 24 और 33 होते हैं 57। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 500, तो ये आएगा लास्ट में इधर 1500 प्लस 16 का गुणा 500 से करेंगे तो 8000 आ जाएगा। गुणा करके देख लेना, नहीं तो वैसे भी हो सकता है कि 500 के 16 नोट होते हैं 8000 रुपये बनते हैं, ऐसे भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब 80 में से 57 घटाएंगे तो आएगा 23। बस अब हमें क्या करना होगा बच्चों, 1500 और प्लस में यहाँ 800 में 8000 में 23 का भाग देना है। तो रफ कार्य यहाँ करेंगे अलग से, 8000 में 23 का भाग देना है। तो 23 के पहाड़े में 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिये 69, 23 चौके 92, 92 ज़्यादा हो गया, 23 तिये 69। ठीक, बच जाएंगे कितने 11 और लग जाएगी साथ में एक जीरो। अब आएगा 23 चौके 92, 23 पाँचे 115, 115 ज़्यादा हो गया तो 23 चौके 92, बचेंगे कितने 18 बच जाएंगे। तो आगे वाला एक अंक उतर जाएगा नीचे, तो ये बन गया 180। अब 23 पाँचे 115, 23 छीके 138, 23 साते 161, 23 आठे 184, 184 हो गया ज़्यादा, तो 23 साते 161 बच जाएंगे। यहाँ से अपने अगर घटाव करेंगे तो 19 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा 190। अब 23 साते 161, 23 आठे 184, 8 तक चला जाएगा 184, और यहाँ से बचेंगे हमारे पास केवल 6 के साथ एक जीरो लग जाएगा 60, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिये 69, 69 ज़्यादा हो गए, 23 दूना 46, घटाओ कर देंगे इसका तो 14 बच जाएंगे। आगे छोड़ दो, चलो इसे, इतना हमने निकाल लिया 347.82, 347.82, 347.82, दोनों का जोड़ करेंगे तो 1500 और 300 1800, 1847.82 आ जाएगा, 1847.82। तो ये आ गया हमारा बहुलक खर्च। अतः
बहुलक मासिक खर्च, बहुलक मासिक खर्च बराबर 1847.82 रुपये आंसर। ठीक है, अब हम इस प्रश्न का दूसरा पार्ट करेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में माध्य मासिक जेब खर्च भी निकालना था, मासिक व्यय निकालना था, माध्य मासिक व्यय। तो इसी सारणी को अब हम बनाएंगे दोबारा से। अब हमें ये सारणी बनानी ही पड़ेगी। चलो हम इस सारणी को बना लेते हैं अगले पेज पर। इस प्रकार से हमने पहला कॉलम व्यय होने वाला जो था वो बना लिया और दूसरे कॉलम में परिवारों की संख्या नोट कर दी है। ठीक है, अब हम ज्ञात कर रहे हैं इसका माध्य। तो माध्य के लिए हमें तीसरा कॉलम मध्यमान का बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर अलग से एक सारणी का खाना जोड़ दिया जिसमें हम लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान, आप मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह या मध्यमान तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसको लिखा जाता है एक्स से। अब ये मान निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, सभी में देखो अंतर 500 का है। 500 का आधा कर दो 250, 250, 250 इधर जोड़ते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। 1000 में 250 जोड़ेंगे तो आएगा 1250, 1500 में 250 जोड़ेंगे तो 1500 और 200 1700, 1750 आ जाएगा। 2000 में जोड़ेंगे तो 2000 में 250 ऐड हो जाएगा 2250, 2500 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2750, 3000 में जोड़ेंगे तो 3250, 3500 में जोड़ेंगे तो 3750, 4000 में जोड़ेंगे तो 4250 और 4500 में जोड़ेंगे तो 4750। ये हमारा मध्यमान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद मध्यमान निकालने के बाद में माध्य ज्ञात करने की 3 अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि जिसमें f का गुणा x के साथ किया जाता है। लेकिन आप ये आंकड़े देखो बच्चों, क्या इनका गुणा करना सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आंकड़े काफ़ी बड़े हैं और गुणा करने पर तो और भी बड़े आंकड़े आ जाएंगे, फिर ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो हम जो हमारा प्रत्यक्ष विधि थी उसका हम यहाँ उपयोग न करके आगे चलते हैं कल्पित माध्य विधि की तरफ। तो एक कॉलम और ऐड कर दिया इसमें कल्पित माध्य विधि के लिए, जिसमें हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी को कैलकुलेट करेंगे। डी का फार्मूला आसान सा है, डी बराबर एक्स माइनस ए। जो ये एक्स है इसमें से ए को घटाना है। ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है, जो इनके बीच वाला कोई वैल्यू होता है। अब ये क्वेश्चन आप देखो काफी ज्यादा आंकड़े हैं तो ध्यान से समझिएगा। इन आंकड़ों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़े हैं। तो इनके बीचों बीच 4 मान नीचे छोड़ दिए, 4 ऊपर छोड़ दिए। यहाँ आ गए हम, यहाँ कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिख रही, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ये जो 2750 है ये हमारा क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य हम मान लेंगे इसे। तो कल्पित माध्य ए बराबर आ जाएगा 2750। जब आंकड़े हमारे बराबर बराबर रह जाएं ऊपर नीचे, तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को ही मानना पड़ता है, ज्यादा आसान रहता है ये। इसके बाद इस कॉलम को पूरा करना है। तो हमने यहाँ पर जरूर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अपने इसके सामने तो एक जीरो चला के लिख दो, ठीक है? यहाँ इसके सामने जीरो लिख दो। अब जितने का अंतराल था उस अंतराल को पकड़ लो। 500 का अंतराल था, तो यहाँ 500 से शुरू कर दो। 500, 500 का 500 और ऐड करो 500 में, या 500 का पहाड़ा 2 तक पढ़ोगे तो 1000। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000। हमें ओनली यहाँ पर जितने का अंतराल होता है उसी अंतराल को लेकर उसका पहाड़ा पढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है, पहाड़ा पढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो पहले 500 लिखा, 500 का दुगुना 1000, फिर आ जाएगा 3 गुना 1500 और फिर आ जाएगा 2000। 500, 1000, 1500, 2000। ऐसे ही जीरो के ऊपर भी यहाँ पर 500, इसके सामने आ जाएगा 1000 और इसके सामने आ जाएगा 1500। लेकिन ध्यान ये देना है, ऊपर वाली वैल्यू के आगे एक माइनस का सिंबल लगाना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब आप फिर से देखो कि f का गुणा d से किया जाता है कल्पित माध्य विधि में, तो हम तो यहाँ पर f का गुणा d से भी नहीं कर पाएंगे। देखो कितने बड़े बड़े मान है, तो d से भी ना करो। आगे तीसरी विधि पग विचलन विधि, जिसमें हम सबसे आसान कैलकुलेशन करते होते हैं। सारणी बड़ी जरूर है लेकिन हमें आसानी से मान पता चल जाते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर अगला कॉलम बनाएंगे u का, जिसको लिखा जाता है d/h से।
तो इसके मान निकालने के लिए आपको जीरो के सामने तो जीरो लिखनी है, और नीचे और ऊपर वाले मान क्या लिखने हैं, गिनती लिखनी है। जीरो के नीचे 1 2 3 4, बस ओनली ये काम करना है। जीरो के ऊपर 1 2 3, ऊपर वाले मान माइनस के। ठीक है, अब लास्ट कॉलम हमारा बन जाएगा एफ का यू से गुणा का, एफ और यू का गुणा। लास्ट खाना हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, जिसमें हम f का गुणा u से करेंगे। ये f है, ये u है, गुणा करते जाओ लिखते जाओ। 24 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 तक, 24 दिए 72, लेकिन आएंगे वो माइनस के 72। फिर 40 का 2 से गुणा करेंगे, 40 दूना 80, माइनस के 80। 33 का गुणा 1 से करेंगे, 33 एकम 33, माइनस के 33। 28 का 0 से गुणा 0। 30 का 1 से गुणा 30, अब प्लस वाले उत्तर आएंगे। 22 का 2 से गुणा, 22 दूना 44। 16 का 3 से गुणा, 16 तिये 48। 7 का 4 से गुणा, 7 चौके 28। ठीक है, अब हमें मान निकालने होते हैं, एक तो सिग्मा एफ और एक निकालना होता है सिग्मा एफ यू। इस सारणी में से दो मान हमें निकालने पड़ते हैं, तो इनका जोड़, वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है 225, तो डायरेक्ट 225 लिख दो, नहीं तो इनका जोड़ करके देख लेना, 225 ही आएगा। यहां पर आके देखो, हमें माइनस वालों को अलग ऐड करना है, माइनस वालों को अलग से जोड़ना है। ये माइनस की 3 वैल्यू है, ये प्लस की 4 वैल्यू है, इनको अलग जोड़ना है। जोड़ते हैं इनको, इनका जोड़ करो पहले तो, 2 और 3 5, कोई हासिल नहीं, 7 8 15, 15 और 3 18, माइनस के हो गए 185, प्लस के जोड़ करेंगे 4 और 8 12, 12 8 20, 20 की 0, 2 हासिल, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 2 15, 15 ही आएगा। 3 4 7, 7 4 11, 11 2 13 और 2 हासिल थी 15, प्लस के आगे 150। अब आप ये देखो, इन दोनों वैल्यू में से माइनस वाले ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 35, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन विधि से माध्य, माध्य का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। मान रख दो इसमें, a का मान 2750 प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस का 35 बटा में सिग्मा एफ का मान 225, एच का मान 500। ये लीजिए, अब इसको आप देखो, 225 25 के पहाड़े में आता है, 25 का 9 तक पहाड़ा पढ़ते हैं तो 225 आता है, 25 में 225, तो यहां आ जाएगा 9, और यहां आएगा 25 दूना 50, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2750, 2750, ये माइनस और ये प्लस, माइनस का हो जाएगा, और 35 का गुणा करेंगे 20 के साथ, तो 35 दूना 70, 700, 700 बटा 9। हमें 700 में अब 9 का भाग लगाना है, तो भाग लगा देंगे, यहां रफ करेंगे थोड़ा सा। 700 में 9 का भाग, 9 7 63, बच गया 7, 7 के साथ एक 0, फिर से 9 7 63, फिर बच गया 7, यहाँ पॉइंट लगते ही ये बन गया 70। तो आगे ऐसे ही चलता जाएगा, 7 7 7 7 ऐसे आते जाएंगे, तो हमें इसका आंसर लिख लेना है 2750 माइनस 7 7 7, अब 8 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इस 7 के बाद आगे वाले मान हम छोड़ रहे हैं, तो 7 के बाद जिसको हम छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हम उस मान को यहाँ पर 1 बढ़ा के लिख देंगे। ये बन जाएगा 2750 माइनस 77.78। इनका घटाव करना है, तो घटाव का कार्य हम यहाँ पर करते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं। देखो 2750 इसमें से घटाना है 77.78,
तो पॉइंट लगा के डबल जीरो लगानी पड़ेगी इसके आगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। अगर तो हमें जोड़ करना होता तो ये 77 तो इधर अलग से जुड़ जाते और पॉइंट में 78 वैसे का वैसा लिख देते, लेकिन अब घटाव करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगा के 00 लिखना पड़ेगा और माइनस में 7.7 यहाँ पे 7.8, ये चीजें हैं, इनका घटाव करेंगे, यहाँ से लेंगे तो लास्ट में यहाँ 10 बनेगा। 10 में से 8 घटा दिए 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लग गया, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ रह गया 4, इधर से यहाँ से ली 14, 14 में से 7 घटा दिए 7, यहाँ रह गया 6, 6 का 6, 2 का 2, तो कितना आ जाएगा 2672.22, और ये क्या था, घंटे थे, घंटे नहीं थे सॉरी, रुपए थे ये, क्योंकि हम मासिक आय निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख दो रुपए, माध्य मासिक आय, तो ये हो गया मासिक व्यय 2672.22। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको सारे के सारे प्रश्नों को डिटेल में समझाने की, कोई जल्दबाजी नहीं की है। अगर आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रही है। आई होप आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।